एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी स्टार्ट कर दी आपने और आपने अभी तक एआई का यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया अपनी पढ़ाई में। एसएससी सीजीएल छोड़ो, अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम उठाया और आप एआई का उसमें यूज़ नहीं कर रहे हो, चाहे वो चैट जीपीटी है या फिर जेमिनी है। मैं उन जनरल तरीकों की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना है एआई के थ्रू, आपने किसी टॉपिक को समझना है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप, अगर मैं आज की डेट में अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी करूँ या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करूँ, तो मैं 3 तरीके से एआई का यूज़ करूँगा, ना सिर्फ अपनी स्टडीज़ को और इफेक्टिव बनाने में, बल्कि इस तरह से स्टडीज़ करने में कि मेरा मन लगे पढ़ाई करने का। और इनमें से एक तरीका है कि आप अपने रिवीजन को किस तरह से इंटरेस्टिंग बना सकते हो। चलिए 3 तरीके देखते हैं। देखो, सबसे पहला तो हमारा ये इशू रहता है कि हम जब पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो इनका सिलेबस कुछ इस टाइप का रहता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट्स रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि हमारे जॉब में पता नहीं कब काम आएंगी। इस वजह से हम जब इनको पढ़ते हैं, एक बार पढ़ लिया, दूसरी बार पढ़ लिया, हमारा पढ़ने का दिल नहीं करता, क्योंकि उसकी कोई यूटिलिटी नजर नहीं आती। और ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि हम अपनी पढ़ाई में बोर हो जाते हैं और हमें कोई लॉजिक नहीं लगता उस पढ़ाई का। और हमारा माइंड ऐसा तो नहीं है कि कोई बेवकूफ इंसान है जिसको आप कभी भी बेवकूफ बना सकते हो। हमारा माइंड क्वेश्चन करता है, और जब वो क्वेश्चन करता है, हमारे पास उसका कोई आंसर नहीं है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, इसका क्या यूज क्या है। हमारा माइंड हमेशा यूटिलिटी, मीनिंग, ये सब चीजें ढूंढता है। तो चैट जीपीटी या फिर जेमिनी आपको उस मीनिंग तक पहुंचाने में आपकी हेल्प कर सकता है। कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले ऐसा करता हूं कि मैं कोई ऐसा फैक्चुअल क्वेश्चन जो कि एसएससी सीजीएल ने 2025 में पूछा हो, वो क्वेश्चन उठाता हूँ। उस क्वेश्चन का जो भी कॉन्सेप्ट होगा या फिर जो भी थ्योरी होगी, उस थ्योरी में हम यूटिलिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर विमेन ओरिएंटेड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम कुदुम्बश्री चलाया गया था? और इसका आंसर है केरला। अब आपके दिमाग में ख्याल ये आएगा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते टाइम, या फिर ऐसी बहुत सारी जो नीतियां हैं जिनकी स्टेट शायद आपको याद करनी पड़ जाए, वो याद करते टाइम आपको ऐसा लगेगा यार मैं ये क्यों कर रहा हूं। तो अगर आपको एक हल्का सा आइडिया लग जाए कि जॉब में आपके किसी पर्टिकुलर डे में ये जो स्कीम है ये कहां पर रिफ्लेक्ट होगी, तो आप एक यूटिलिटी से ढूंढ सकते हो। मैं नहीं बोल रहा हूं कि 100% सच में ऐसा यूज होने वाला है, लेकिन अगर हल्का सा भी हमें एक मीनिंग मिल जाए ना, तो वो रटने से ज्यादा अच्छा हो जाता है। कहीं ना कहीं हमारा पढ़ाई करने का दिल लगने लग जाता है। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है। आपने क्या करना है, इस प्रॉम्प्ट में अपना एग्जाम का नाम डालना है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। उसके बाद में आपकी जो भी ड्रीम पोस्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ड्रीम पोस्ट एक्साइज इंस्पेक्टर है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट में ये कुदुम्बश्री नाम की जो नीति है या फिर जो भी पॉलिसी है, ये कहां पर काम आएगी, ये आप सोच भी नहीं सकते। देखते हैं हम, और ये जो आपका क्वेश्चन है वो हम यहां पर पेस्ट करेंगे एंड विल जस्ट एंटर। देखो, इसने एक रियलिस्टिक डे टू डे सिनेरियो ऑफ एक्साइज इंस्पेक्टर दिया हुआ है। अब ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को एक मीनिंग देगा। ये बोल रहा है कि मान लो कि आप एक्साइज इंस्पेक्टर हो और आप केरला में पोस्टेड हो, तो ऐसा बहुत बार होता है कि आप फील्ड इंस्पेक्शन पे जाते हो, आप लोकल लिकर शॉप पे जाते हो, आप वेयर हाउसेज में जाते हो, इलीगल जो लिकर शॉप्स हैं आप हो सकता है वहां पर जाओ। आप इस पूरी प्रोसेस में वहां की जो लोकल पुलिस है, आप वहां का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, आप वहां की जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, आप उनके साथ में भी आपका कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होगा। तो आप सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठे हुए, आप थोड़ा बहुत बाहर भी निकल रहे हो। और जब आप बाहर निकलते हो तो आप, और ऐसे ही चलते फिरते कभी आपको एक ग्रुप दिख जाता है वुमेन का जो कुछ साथ में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां की जो लोकल कोई ऑफिसर है वो आपको इन्फॉर्म करती है कि भाई ये जो है ना, ये कुदुम्बश्री के पार्ट है। कुदुम्बश्री जैसे ही आप सुनोगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप उन वुमेन को ऐसा नहीं सोचोगे कि ये वुमेन आपस में बैठी हुई हैं, गॉसिप कर रही हैं। आपको एक हल्की सी पिक्चर क्लियर होगी और आपका जो परसेप्शन ऑन वुमेन के लिए एक अलग तरीके से बदल जाएगा। अब बहुत ही इनडायरेक्ट है, लेकिन उसने कहीं ना कहीं एक हल्का सा मीनिंग देने की कोशिश कर दी। बस इतना ही काफी है। अब आप जब कुदुम्बश्री को पढ़ोगे वापस जाकर, इनफैक्ट कुदुम्बश्री छोड़ो, आप जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में चल रहे हैं, उनकी स्टेट्स को आप याद करना स्टार्ट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक मीनिंग मिलेगा, आपका पढ़ाई करने का दिल करेगा। मैं आपको अपने ऑफिस का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कभी भी, जब मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तब मैंने पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो वर्ड है ना, मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता था, और ना ही मुझे कभी समझने की इच्छा हुई, ना ही मैंने कभी समझा। लेकिन आज जब मैं इनकम टैक्स में काम करता हूं, तो इतने सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के केस आते हैं, और जब उनके केस आते हैं तो फिर वही एक डलनेस सी मुझे फील होती है। लेकिन अगर मैंने उस टाइम पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अच्छे से समझा होता ना, तो आज जब मैं अपना काम कर रहा हूं तो मेरे को डलनेस फील नहीं होती। तो उस टाइम की जो पढ़ाई है जो आप अभी कर रहे हो, ये इस टाइम जब आपकी जॉब लग जाएगी, इस टाइम के आपके काम के अंदर जान डालने में, एक सोल डालने में, एक आत्मा उसको देने में काफी हेल्प करती है। देखो, मैंने इसको एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें, अब देखो मैंने इसको कमांड दी कि एक और क्वेश्चन बताओ जो एसएससी सीजीएल में आया हुआ है। देखो, मैंने इसको एक और क्वेश्चन दिया और ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। लेकिन कई बार हम इस चीज को पढ़ने में भी
उतनी जान सी फील नहीं होती। तो चलिए मेरा वाला प्रॉम्प्ट इसको देखते हैं। एग्जाम भरा है मैंने एसएससी सीजीएल, ड्रीम पोस्ट मैंने इस बार ऑडिटर भर दी, बिल्कुल ही अनरिलेटेड लग रही है, और उसके बाद मैंने अपने ये क्वेश्चन यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इस प्रॉम्प्ट में मैंने इसको समझाया है कि मुझे एक रियलिस्टिक डे टू डे वर्किंग सिनेरियो बताना है जिसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा हो मेरी जॉब में, और ऑनेस्ट रहना है इसमें, कुछ भी बहुत ज्यादा बनाने की कोशिश नहीं करनी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसा भी यूज हो सकता है मुझे बताओ। तो देखो इसने कितना बढ़िया मुझे डे टू डे सिनेरियो एक ऑडिटर का दिया है। एक ऑडिटर का काम होता है डिफरेंट केसेस को ऑडिट करना, और वो जो केसेस हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं। अगर आप इनकम टैक्स की फाइल्स को ऑडिट कर रहे हो तो वहाँ के केसेस हो सकते हैं, अगर आप एक्साइज की फाइल्स को ऑडिट करो वहाँ के केसेस हो सकते हैं, अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट को ऑडिट करो वहाँ के हर तरह के ऑडिटर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मान लो कि अगर आप एक ऑडिटर हो और आपके सामने एक फाइल आती है जिसका नाम है आर्य समाज एजुकेशन सोसाइटी, और ये आर्य समाज एजुकेशन सोसाइटी एक स्कूल भी रन कर रही है। ऐसी एजुकेशन सोसाइटीज को बहुत सारी ग्रांट्स मिलती हैं सरकार की तरफ से, इनकम टैक्स में इनको एग्जेम्पशन मिलता है। अब आप एक ऑडिटर हो तो फिर आपको ये देखना है कि ये जो आर्य समाज एजुकेशन सोसाइटी है, जनरली क्वेश्चन यही उठेगा कि ये चैरिटेबल काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। चैरिटेबल काम कैसे हुआ कि जिस चीज के लिए तुम बने हो आर्य समाज, क्या तुम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हो या फिर नहीं बढ़ रहे, क्योंकि आर्य समाज एजुकेशन सोसाइटी कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए बनी होगी। तो आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, आपके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके जो फाउंडर थे वो कौन थे, उनकी सोच क्या थी। अगर हल्का सा आपको इसका आइडिया है ना, तो जिस दिन आप ऑडिटर बनोगे और ये फाइल आपके सामने आएगी ना, ये फाइल आपको फाइल नहीं लगेगी, ये फाइल आपको ऐसी लगेगी जैसे आपसे बात कर रही है। देख रहे हो, मैं बहुत ही इनडायरेक्ट आपको रेफरेंस दे रहा हूं, लेकिन हल्का सा भी रेफरेंस देने से ना हमारा पर्पस ये नहीं है कि पूरा का पूरा समझ में आ जाए, क्योंकि पता नहीं कि आपको आज तैयारी कर रहे हो, आपको सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, आपको अगर हो भी गया तो फिर कौन सी स्टेट मिलेगी, कौन सी आपको पोस्ट मिलेगी, आपको नहीं पता। लेकिन अगर हल्का सा भी रेफरेंस दे देते हो आप, तो अब आप आर्य समाज जब क्वेश्चन पढ़ोगे कि कौन उसका फाउंडर है, कब वो फाउंडेड हुई थी, तो आप उस क्वेश्चन को या फिर उस कॉन्सेप्ट को, उस थ्योरी को आप सेम नजर से नहीं देख पाओगे, हल्की सी जान आ जाएगी उसमें, और यही जान काफी होती है। आपके दिमाग में ये भी ख्याल उठ सकता है कि यार इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन सोचो जरा कि अगर आप ऐसे ही रटते रहोगे, आप बोर हो जाओगे, आप पढ़ाई करना छोड़ दोगे। तो छोड़ने से अच्छा है कि हल्का सा ज्यादा टाइम लगा दिया जाए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया जाए। और इसका फायदा ये भी होता है कि अभी आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम इस क्वेश्चन में लगा रहे हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन में या फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आप इस प्रॉम्प्ट का यूज ही ना करो, चैट जीपीटी का यूज ही ना करो, लेकिन आपकी थिंकिंग उस तरह से ढलने लग जाए, उस तरह से सोचने लग जाओ आप कि हाँ इसकी यूटिलिटी वहां हो सकती है, इसकी आप खुद ही इवॉल्व करने लग जाओगे। तो हो सकता है बाद में आपको इसकी जरूरत भी ना पड़े। राइट गाइज, ये है हमारा पहला तरीका। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, इस तरह की बातें, मेरा हर ट्यूसडे को एक लाइव कॉल होता है थिंकिंग मशीन्स में, उस लाइव कॉल में यही बातें हम करते हैं, इतनी ही डीप बातें करते हैं। हम ये बातें नहीं करते हैं कि पढ़ाई करो, करना है इसलिए पढ़ाई करो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे ऊपर खर्चा किया हुआ है, इसलिए पढ़ाई करो, क्योंकि ये सब बातें नहीं करते हम बातें करते हैं कि पढ़ाई कैसे करें, मन कैसे लगाएं, अपने आप को चेंज कैसे करें। और वो बड़ा क्वेश्चन है। पढ़ाई करो ये तो सब बता सकते हैं, लेकिन पढ़ाई करें कैसे, अपने अंदर चेंजेस कैसे लाएं, अपने जो चाइल्डहुड के डीप के बिलीव्स हैं जो आपको आज परेशान कर रहे हैं, उनको चेंज कैसे करें कि आप अपनी पढ़ाई भी कर पाओ और आपको एंग्जाइटी भी ना हो। ये जरूरी है, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। एंड दिस इज व्हाट आई टीच इन द थिंकिंग मशीन्स कम्युनिटी। सो आई हाईली रिकमेंड यू कि आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और थिंकिंग मशीन्स को ज्वाइन करो। 7 दिन का फ्री ट्रायल है, आराम से उसमें ट्रेनिंग देखो, लाइव कॉल भी ज्वाइन करो मेरे साथ में, और अपनी जर्नी थिंकिंग मशीन्स में स्टार्ट करो। स्पेशली इम्परफेक्शनिस्ट माइंड ट्रेनिंग आप सभी लोगों को देखना चाहिए। 7 दिन की ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग में मैं सिखाता हूं कि आपके अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप हमेशा हर चीज को परफेक्टली करना चाहते हो। हर चीज को आप 9 बजे स्टार्ट करना है तो 9 बजे ही स्टार्ट करना है, 9:15 बजे आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। अगर आपने सोचा है कि 3 घंटे में एक चैप्टर मेरा कंप्लीट होना चाहिए, अगर 3 घंटे में नहीं हुआ तो फिर आपको बड़ा अजीब लगेगा और आप उस दिन पढ़ाई करना ही छोड़ दोगे। अगर वो आपको ऐसा लग रहा है कि 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मुझे थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये प्रॉब्लम मैंने खत्म की, और ये प्रॉब्लम 7 दिन में खत्म की जा सकती है। जैसे ये प्रॉब्लम मैंने खत्म की ना, मेरी जिंदगी में एक्चुअली चेंजेस आने स्टार्ट हुए। उससे पहले तो बस मोटिवेशन विल पावर चल रहा था। तो आ जाओ यार, बहुत बढ़िया कम्युनिटी है। प्रॉम्प्ट क्या था उसके लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हैं। अब दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। हमारा रिवाइज करने का दिल ही नहीं करता। क्यों नहीं करता, उसका डीप का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। 2 रीजन होते हैं। पहला, आप अपनी पढ़ाई जब कर रहे होते हो आपके पास टाइम वैसे ही कम होता है, तो जो आप रिवाइज कर रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार इसके टाइम पर मैं कुछ और पढ़ सकता हूँ। तो रिवीजन आपको एकदम फालतू की एक्टिविटी लगती है जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आपका माइंड रेसिस्ट करता है। और दूसरा, जब हम कुछ नया पढ़ रहे होते हैं ना, तो हमारे दिमाग को कुछ नई नई चीजें पता चल रही होती हैं, तो हमारे दिमाग को मजा आ रहा होता है। लेकिन जब हम सेम चीज जो हम पढ़ चुके हैं उसको पढ़ते हैं,
तो हमारा दिमाग बोलता है यार ये तो मैं पढ़ चुका हूँ, ये मैं समझ चुका हूँ, मैं फिर से पढ़ रहा हूँ, तो कुछ नयापन नहीं रहता उसमें। इस वजह से भी हमारा रिवीजन करने का दिल नहीं करता। आप सब लोग बोर होते हो रिवीजन करने में। तो रिवीजन करने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। अभी आपका जो प्रेजेंट तरीका है वो ये है कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद आप उस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप पहले पेज से स्टार्ट करोगे। अब रिवीजन में आप थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ोगे क्योंकि आपको वो याद हो चुका है। पहली लाइन पढ़ ली, दूसरी लाइन पढ़ ली, हो सकता है कि आप ऐसे हाथ रखो और उसको मन में आप रिवाइज कर लो। एक बार पढ़ लो एक पेज को और फिर हाथ रख के उसको मन में आप ऐसे रिवाइज कर लो। आप ऐसा कुछ करते होगे, है ना, जल्दी जल्दी फिर आप सारे पेजेस कंप्लीट करने की कोशिश करते होगे। इसमें आपका काम बहुत जल्दी होता है, लेकिन आप इसको कभी कर नहीं पाओगे। अगर ऐसे आप करोगे तो फिर 20% रिवीजन ही आप कर पाओगे, आप उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। आप सुनो, अगर आज की डेट में मुझे रिवाइज करना हो तो मैं रिवाइज कैसे करूंगा। मैं ये A to Z रिवीजन कभी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये कभी कंप्लीट ही नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन ही नहीं करेगा। तो वापस मैं ChatGPT या फिर जेमिनी पर आऊंगा और मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाऊंगा जिसे मुझे रिवाइज करना है। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप अपने नोट्स की फोटो खींचो और उन सारी की सारी फोटोज को ChatGPT पे अपलोड कर दो और अब आप ChatGPT को बोलो कि मुझसे क्वेश्चन पूछो। जिस क्वेश्चन का आपने आंसर दे दिया, आगे बढ़ो। सेकंड क्वेश्चन आया, सेकंड जो क्वेश्चन है मान लो उसका आंसर आपने नहीं दिया, तो आप उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ChatGPT से पूछो या फिर अपने नोट से वापस रेफर करो। ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस कवर ना हो पाए। तो मेरा तरीका ये है कि मैं या तो कोई बुक उठाऊंगा जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक के, या फिर मैं ChatGPT से ही बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक के आप उठाओ और मुझसे पूछो। फॉर एग्जांपल हम ChatGPT से ही पूछ लेते हैं कि कोई PYQ बताओ, जो रेट्स होती हैं हमारी पॉलिटी में वो कौन सी कितने तरह की होती है और उनका क्या यूज होता है, अगर आपको ये रिवाइज करना है। तो इसका एक क्वेश्चन हम ChatGPT से पूछते हैं। 2017 में एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज इशूड टू इन्फोर्स पब्लिक ड्यूटी। हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोविजन है, या फिर लास्ट वाली है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत भयंकर है। आप देखो क्या आप इसका क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो। अगर कर पा रहे हो तो इसको बोलो सेम ही टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन पूछो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो अपने नोट्स के ऊपर जाओ, या फिर आपको ऐसा लगता है आपके नोट्स में भी इसका आंसर नहीं है तो आप ChatGPT को ही बोलो कि इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। तो इसका आंसर है मैंडेमस। और मैंडेमस यहाँ पर क्यों इश्यू हो रहा है, इसका मतलब लिटरली मीनिंग होता है वीक कमांड। हो सकता है आपके नोट्स में भी ना लिखा हो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको इश्यू करते हैं, और मान लो कि कोई अगर लोकल कोर्ट, नीचे वाली कोर्ट है, या फिर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, वो अगर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा हो तो फिर ये रिट फाइल की जाती है। मान लो कि मैं अपने इनकम टैक्स में काम करता हूँ और मुझे बहुत टाइम से सैलरी नहीं मिली और मेरे सीनियर्स मुझे परेशान कर रहे हैं, और मैं सब तरह के जितने भी प्रयास हो सकते हैं, जिन भी लोगों को मैं अप्रोच कर सकता हूँ अपने ऑफिस में, सबको मैंने कर लिया, लेकिन फिर भी मेरी कोई बात नहीं मान रहा, तो मैं हाई कोर्ट में जा सकता हूँ और ये रिट फाइल कर सकता हूँ। और हाई कोर्ट इस रिट के थ्रू मेरे सीनियर्स को एक तरह से कमांड कर सकते हैं कि भाई साहब इनकी सैलरी तो दे दो यार। ठीक है, अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि यार ये नॉर्मल केस क्यों नहीं हो सकता है, इसको रिट क्यों ही बोलते हैं। तो आप चाहो तो आप ये भी पूछ सकते हो कि मैं क्यों नॉर्मल की तरह क्यों नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए स्पेशल रिट क्यों बनाई है। और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछना तब भी ठीक है। सिंस हम रिवाइज कर रहे हैं तो मैं इसको बोलूंगा अब दूसरा क्वेश्चन पूछो। अगेन रिट का क्वेश्चन आ गया, तो इसका जो आंसर है वो है हेबियस कॉर्पस। अब आप हेबियस कॉर्पस के बारे में यहाँ पर पढ़ सकते हो या फिर अपने नोट्स पे रेफर कर सकते हो। अगर आपको इसका आंसर पता है, आपको पता है हेबियस कॉर्पस होता है, तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो हम क्या कर रहे हैं। ये आपको अटपटा लगेगा क्योंकि आप A to Z नहीं कर रहे हो, कभी आप P पढ़ रहे हो, कभी आप T पढ़ रहे हो, लेकिन हमारा दिमाग A to Z काम नहीं करता। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है, वो कहीं ना कहीं यूटिलिटी देखता है। पहली चीज, जब आप ये देखोगे कि आप जो भी पढ़ रहे हो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है, तो आप उसको बहुत तवज्जो दोगे, आपको रिवीजन फालतू नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, आप जब कोई टॉपिक उठाते हो तो फिर आप उसके अंदर आसपास वाली चीजें भी पढ़ लेते हो। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हो, और आप उस क्वेश्चन के आसपास की चीजें पढ़ते जाते हो। आपके माइंड को ऐसा लगता है कि वो कुछ काम की चीज कर रहा है, फालतू काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। और इसी तरह से आपका रिवीजन होता रहता है साथ साथ में। आपके दिमाग में आएगा ऐसे तो मेरा पूरा 100% रिवीजन नहीं हो पाएगा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 100% रिवीजन ऐसे करो। 80% भी आपका रिवीजन ऐसे हो जाता है, 60-70% भी हो जाता है, तब भी जो आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे थे उससे तो बेटर है ना। इस तरह से सोचा करो, और इस तरह से आप वही रिवाइज कर रहे हो जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है। तो आप वो रिवाइज कर रहे होगे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बेसिकली आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप रिवाइज कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप नया पढ़ रहे हो। अब इस तरह से नेक्स्ट करके सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करो और आपका पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा।
लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपने परफेक्शनिज्म को थोड़ा सा साइड में रखोगे, क्योंकि इसमें आपको हमेशा इम्परफेक्ट लगेगा, आपको अजीब लगेगा। परफेक्शनिज्म को साइड में रखना है आपने, क्योंकि परफेक्शनिज्म आपका किसी भी तरीके से पढ़ाई में हेल्प नहीं कर रहा है, वो हमेशा आपको पढ़ाई से दूर ले जाता है। अब तीसरे प्रॉब्लम के ऊपर आते हैं। अब तीसरी प्रॉब्लम ये होती है कि आपके पास बहुत सारा टाइम होता है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो, आप बस में होते हो, आप ऑटो में होते हो, या फिर आप ऐसे ही वॉक कर रहे होते हो शाम को। उस टाइम को आप यूटिलाइज करना चाहते हो, लेकिन उस टाइम पर आपके सामने कॉपी नहीं है, आपके सामने वो सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई कर पाओ। तो ऐसे टाइम पर आपको क्या करना है, आपने नोटबुक एलएम का यूज़ करना है। आपने क्या करना है, आपके जितने भी नोट्स हैं या फिर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है आपकी बुक का, आपको उसके फोटो खींचने और नोटबुक एलएम पर अपलोड करना है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी पीडीएफ अपलोड कर सकते हो, किसी यूट्यूब वीडियो को उसके लिंक को पेस्ट कर सकते हो, आपके किसी टीचर की वीडियो को आप अपनी ड्राइव से कनेक्ट कर सकते हो। मान लो कि आपके सारे के सारे नोट्स अपनी ड्राइव में आपने अपलोड कर दिए और अपनी ड्राइव को यहाँ पर आपने कनेक्ट कर दिया, तो आप इसको कमांड दे सकते हो कि किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर में जाके उस पर्टिकुलर फोल्डर के साथ कुछ करना है। बताता हूँ क्या करना है। आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जब आप ये करोगे, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पर मेरे ऑफिस ग्रुप में 2 पीडीएफ्स आए थे जिसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ था। उन पीडीएफ्स के अंदर कि जो ऑफिस के जो बहुत सारे लोग हैं ना सैलरी वाले, वो क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन करते हैं। उसमें उनको टैक्स में एग्जेम्पशन मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को फेक डोनेशन देते हैं, डोनेशन तो देते हैं लेकिन बाद में उनसे कैश ले लेते हैं। तो ये डोनेशन तो नहीं हुआ। तो इसमें ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास में आते हैं। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स थे ये डॉक्यूमेंट्स बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे केसेस में करना क्या। लेकिन अगर आप इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ोगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वही फैक्चुअल बातें, और आपको ये भी नहीं पता कि इनमें से कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आप उनको समझने की कोशिश करोगे, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में भी नहीं आई। तो मैंने इन दोनों डॉक्स को इस नोटबुक एलएम पे अपलोड किया। इसने इसकी पूरी समरी भी दे दी। मैं चाहूँ तो यहाँ से ही पढ़ सकता हूँ ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि इन डॉक्स में बहुत ईजी लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ था। या फिर मैं चाहूँ तो इसका ऑडियो ओवरव्यू भी बना सकता हूँ, माइंड मैप भी बना सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी। मुझे जो अच्छा लगा ना, वो इसका पॉडकास्ट का फीचर है। मैंने जैसे ये ऑडियो ओवरव्यू बनाया, तो इसमें मैं चाहूँ तो ऑडियो प्ले कर सकता हूँ या फिर मैं खुद इंटरेक्टिव मोड में इससे बात कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक हिंदी में भी बनाया हुआ है इस पूरे डॉक्यूमेंट का ऑडियो ओवरव्यू, जिसको आप सुन सकते हो। बड़ा मजा आएगा आपको। पहली नजर में बिल्कुल ही अलग लगते हैं। एक तरफ है राजनीतिक दल और उनके पीछे चल रहा अरबों का एक वित्तीय गोरख धंधा। एक मिनट रुकिए, मतलब अगर मैंने 1 लाख रुपए ऐसे किसी पार्टी को दिए तो मेरी मस्त ये 2 लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जिस डिस्कशन को आप एज अ थर्ड पर्सन सुन सकते हो। मज़ा आएगा आपको। मतलब कहीं भी आप फालतू बैठे हो, आराम से इसको कान में लगाओ, अपने ईयरफोन में लगाओ और सुनते रहो। सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सारी चीज़ें आपको 100% आप ग्रास्प भी नहीं कर पाओगे, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट। दूसरा तरीका यह है कि आप इंटरेक्टिव मोड खोलो इसका और इस इंटरेक्टिव मोड में खुद भी पार्टिसिपेट करो। लेकिन ये शायद सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है, बट दैट्स ओके। Welcome to the deep dive. This is where we take that fire hose of information you all send us and try to make some sense of it. And our mission today is a big one. We're plunging into what, I mean, you can only really describe it as industrial scale financial engineering. Right, but completely disguised. Exactly. Disguised as political fundraising. We're going deep into a massive organized fraud that sits right at this complex intersection of political funding, some very generous tax laws, and just, well, What is the amount of Hey there, how can we help? what is the amount of tax levied in this case and the penalty? That is a great and very direct question. we were just getting to the sheer scale of the fraud. And we can absolutely give you that number right now. Okay, let's unpack this with the raw data we have. The total amount of suspicious deductions claimed. The total amount we're looking at here. It was a staggering 4,478 crores. Wow, that is ये डॉक्यूमेंट के हिसाब से आंसर दे रहा है, क्योंकि इसको डॉक्यूमेंट में कहीं पर ये नहीं मिला कि कितना टैक्स या फिर पेनल्टी लगता है, तो फिर ये उस हिसाब से दे रहा है। डॉक्यूमेंट में ये जरूर लिखा हुआ है कितनी बड़ी स्केल पे ये फ्रॉड हो रहा है, तो उसने वो आंसर दे दिया। तो इस तरह से आप कहीं पर भी बैठकर बढ़िया इनकी बातें सुनो, और सिंस ये थर्ड पर्सन में आप सुन रहे होते हो, आप एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसकी वजह से आपको बहुत भार नहीं लगता सर के ऊपर। तो इस तरह से एआई को आप यूज कर सकते हो। ये तो बस स्टार्टिंग है। जरूरी ये है कि आप एआई को अपनी पढ़ाई में यूज करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये कहीं पर भी जाने वाला है। अगर आप अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो बाद में आपको यूज़ करने में अजीब लगेगा, डर लगेगा। थिंकिंग मशीन्स ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं वो हमेशा यही बात करेंगे कि पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो आपको कभी ये नहीं बताएंगे कैसे करना है। थिंकिंग मशीन्स इज़ ऑल अबाउट दैट, कैसे। बाकी लाइव सेशन में मिलते हैं किसी दिन थिंकिंग मशीन्स में। सी यू।